नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासत गरमा दी है। 30 अगस्त को छपरा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए और आरा में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। बता दें कि यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और अब तक 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यात्रा का मकसद वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। इससे पहले डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और कनिमोझी भी इसमें शामिल हुए थे, जबकि जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य विपक्षी नेता भी इस यात्रा में जुड़ेंगे। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका समापन एक बड़ी रैली के साथ होगा। वहीं अखिलेश यादव की भागीदारी को यूपी से सटे बिहार क्षेत्रों में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि विपक्ष की यह तिकड़ी राहुल, तेजस्वी और अखिलेश बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव आयोग को एसआईआर करने वाली है। बीजेपी का बिहार से पलायन होने वाला है। उन्होंने कहा कि अवध से हमने भाजपा को हटाया, अब मगध से भी हटेगी। अखिलेश यादव ने इस दौरान बयान दिया कि वह वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि वह बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं। बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया। इस बार देश और बिहार से जो आवाज सुनाई दे रही है वह है कि इस बार भाजपा बिहार से बाहर होने जा रही है। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने अब नवसारी लोकसभा क्षेत्र में 30,000 फर्जी मतदाता होने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र 84 विधानसभा में 6.09 लाख मतदाताओं में से 40% की जांच की गई, जिसमें 12.3% यानी 30,000 से अधिक फर्जी पाए गए। चावड़ा ने दावा किया कि अगर पूरी वोटर्स लिस्ट की जांच हो तो केवल गुजरात में ही करीब 62 लाख फर्जी वोटर सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी 5 तरीकों से होती है: डुप्लीकेट नाम, वर्तनी की गड़बड़ी, अलग अलग एपिक नंबर, भाषा और पते में बदलाव। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए 31 अगस्त से घर घर अभियान और मताधिकार जनसभा शुरू करने का ऐलान किया है। चावड़ा ने कहा कि यह केवल चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का आंदोलन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। फेडरल अपील कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप के पास लगभग हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने आदेश को फिलहाल लागू रहने दिया ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। यह फैसला न्यूयॉर्क की विशेष व्यापार अदालत के मई के उस निर्णय को बरकरार रखता है जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम यानी IEEPA के तहत अपनी पावर का दुरुपयोग किया। बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल में लिबरेशन डे घोषित कर चीन, मैक्सिको, कनाडा सहित अधिकांश देशों पर 10 से 50% तक टैरिफ लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं दी है। टैरिफ से अमेरिका को जुलाई तक 159 अरब डॉलर की आय हुई, लेकिन इनके रद्द होने पर वित्तीय नुकसान की आशंका है। वहीं ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है और इस पर अब अंतिम फैसला वहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपील अदालत के उस फैसले पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें उनके अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया गया। अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, क्योंकि यह कानून राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का असीमित अधिकार नहीं देता। हालांकि कोर्ट ने इन टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया ताकि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। अब इस पर ट्रंप ने कहा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटे तो यह अमेरिका के लिए आर्थिक आपदा होगी। अदालत का फैसला ट्रंप द्वारा चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर केंद्रित है, जबकि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर अन्य कानूनों के तहत लगाए गए टैरिफ अप्रभावित रहेंगे। यह फैसला छोटे व्यवसायों और 12 डेमोक्रेटिक राज्यों की याचिकाओं पर आया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शनिवार को एनडीटीवी डिफेंस समिट में ऑपरेशन सिंदूर का ताज़ा फुटेज और विवरण साझा किया।
यह अभियान मई में पहलगाम हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी शिविरों पर किया गया था। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियारों से 9 लक्ष्यों पर सटीक हमले किए और पाकिस्तान को युद्ध विराम समझौते पर लाने में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में विकल्पों पर चर्चा हुई और 5 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके तहत 6, 7 और 9 मई को हमले किए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8 से 10 मई तक भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय बलों ने कड़ा पलटवार किया। अंततः 10 मई को संघर्ष विराम समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि यह अभियान भविष्य के हमलों के खिलाफ निवारक संदेश था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एनडीटीवी डिफेंस समिट 2025 में कहा कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में इस समय व्यापार को लेकर युद्ध जैसी स्थिति है और विकसित देश संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आवश्यकता बताते हुए कहा कि अब सभी युद्धपोत देश में ही बनाए जा रहे हैं और नौसेना ने बाहर से युद्धपोत न खरीदने का संकल्प लिया है। हाल ही में आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी जैसे स्वदेशी फ्रिगेट इसका उदाहरण हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र जल्द ही हकीकत बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही बताया कि रक्षा निर्यात 2014 के 700 करोड़ से बढ़कर अब 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अमेरिका ने भारत, लाओस और इंडोनेशिया से सौर पैनल आयात की आधिकारिक जांच शुरू की है, जिससे इन देशों पर नए टैरिफ लग सकते हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग यानी आईटीसी ने यह जांच इस आरोप पर आगे बढ़ाई है कि चीनी कंपनियां इन देशों के जरिए मौजूदा शुल्कों से बचकर अमेरिकी बाजार में सस्ते सौर पैनल भेज रही हैं। आईटीसी का यह फैसला अमेरिकी सोलर निर्माताओं के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जिन्होंने दावा किया कि भारत सहित इन देशों से सस्ते आयात घरेलू उत्पादन और अरबों डॉलर के निवेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाणिज्य विभाग अब समानांतर जांच करेगा और अक्टूबर में सब्सिडी विरोधी तथा दिसंबर में डंपिंग विरोधी शुल्कों पर प्रारंभिक निर्णय देगा। यह मामला भारत की तेजी से बढ़ती सौर पैनल इंडस्ट्री के लिए चुनौती है, जो कि मेक इन इंडिया और अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों के तहत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 23 अगस्त को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें से एक की पहचान पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद निवासी बागू खान उर्फ मानव जेपीएस के रूप में हुई है। बागू खान, जिसे समुंदर चाचा भी कहा जाता था, 1995 से 100 से अधिक घुसपैठ की कोशिशों में शामिल रहा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। घुसपैठ के सभी रास्तों की जानकारी होने के कारण उसे मानव जीपीएस कहा जाता था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त अभियान चलाया गया। एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि दिखने पर जब घुसपैठियों को चुनौती दी गई तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर हो गए। सूत्रों ने बताया कि दूसरा आतंकी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वह समिट की बैठकों और विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक समिट के दौरान मोदी कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस में हुई थी। यह 2018 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला चीन दौरा है। मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। एक्टिविस्ट मनोज जारंगे ने शनिवार को साफ कहा कि मराठा समाज राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, वह सिर्फ अपना हक यानी आरक्षण चाहता है। जारंगे ने मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि मराठा समाज के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। जारंगे का कहना है कि सरकार अफवाह फैला रही है कि मराठा समाज ओबीसी कोटे से आरक्षण चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सिर्फ वही आरक्षण चाहते हैं जिसके हम हकदार हैं, यानी कुनबी कैटेगरी के आधार पर। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.